आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डैश को कभी भी प्रभाज नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए और प्रश्न में हमें रिक्त स्थान दिया गया है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति इन विकल्पों में से की जाएगी और हमें बताना है इन चारों में से किसका मान प्रभाज नहीं हो सकता। पहले विकल्प में दिया कोटि, दूसरे विकल्प में दिया अर्धायु, तीसरे विकल्प में दिया अनुक्ता, चौथे विकल्प में दिया दर स्थिरांक। तो आइए प्रश्न कॉल करते हैं। इस प्रश्न कॉल करने से पहले हम एक सामान्य अभिक्रिया लिखते हैं कि एक्स ए और वाई बी क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद दे रहे हैं। तो इस अभिक्रिया का दर समीकरण मानते हैं लिख लेते हैं। दर होगा हमारा के, यह क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है अभिकारक के और अभिकारक की घात हम मान लेते हैं m और n। ये जो अभिकारक की घात ली गई है ये जो चरण सबसे धीरे होता है वहां से ली जाती है। तो ये क्या होता है, दर क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता के। तो क्या होता है, ये जो समानुपाती का निशान हटता है तो क्या होता है, हटने के बाद क्या आता है, के आता है। ये के क्या होता है, ये के होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं दर स्थिरांक। और ये के साथ क्या होगा, ए की घात m होगा और बी की घात n होगा। तो आइए लिख लेते हैं। तो हमने क्या समझा, ये जो समानुपाती का निशान है इसको हटाने के लिए क्या आता है, के आता है। तो ये जो के होता है दर स्थिरांक होता है और के का मान कुछ भी हो सकता है। के का मान कुछ भी हो सकता है या प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है। तो के का मान प्रभाज भी हो सकता है, के का मान दशमलव में भी आ सकता है। तो पहले प्रश्न में कहा था किसका मान प्रभाज नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखें चौथे कल में दर स्थिरांक का जिक्र किया गया, दर स्थिरांक का। और दर स्थिरांक क्या होता है, के होता है और हमने अभी जिक्र किया के क्या होता है, प्रभाज हो सकता है। तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प गलत है। और प्रश्न में पहले कल में जिक्र किया गया कोटि का। तो कोटि क्या होता है ये समझते हैं। जो कोटि जो होता है, लिख लेते हैं कोटि होता है जो हमारा दर का समीकरण होता है उसमें सांद्रता की घातों का योगफल। हमें क्या समझा, कोटि क्या होता है, जो दर का समीकरण होता है, दर के समीकरण में अभिकारक, ये जो अभिकारक है ए और बी, इनकी सांद्रता की जो घात होती है m और n, इसका योगफल। तो कोटि क्या होगा, m प्लस n। तो ये जो कोटि होता है यह होता है m प्लस n का मान। तो ये जो कोटि होता है हमारा, ये हमारा शून्य भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और प्रभाज भी हो सकता है। तो यहाँ से भी क्या पता चलता है, कोटि का मान क्या हो सकता है, प्रभाज भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न में कहा था किसका मान प्रभाज नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमारा पहला विकल्प भी गलत है। अब दूसरे विकल्प में जिक्र किया गया अर्धायु का। तो अर्धायु के बारे में समझते हैं। अर्धायु क्या होती है, अर्धायु को लिख लेते हैं अर्ध आयु। दूसरे विकल्प में जिक्र किया गया अर्धायु का। अर्धायु को टी हाफ से दर्शाया जाता है। जैसे अर्धायु होता है यह वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता आदि हो जाए प्रारंभ से। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने कुछ पंक्तियां लिखी है अर्धायु के ऊपर। अर्धायु को टी हाफ से दर्शाया जाता है। अर्धायु क्या होता है, वह समय है जब अभिकारक की सांद्रता को प्रारंभ से आधा होने में लगता है। यह एक समय है अभिकारक की सांद्रता को प्रारंभ से आधा होने में लगता है। तो जो हमारे टी हाफ का मान होता है ये कुछ भी हो सकता है, प्रभाज भी हो सकता है। तो प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था कि मान जो है प्रभाज नहीं होना चाहिए। प्रश्न में कहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डैश को कभी भी प्रभाज नहीं किया जा सकता है। तो हमारा अर्धायु प्रभाज हो सकता है, तो दूसरा विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में जिक्र किया गया अणुकता का। तो अणुकता क्या होती है वह भी समझ लेते हैं। लिख लेते हैं अणुकता और समझते हैं होता क्या है। तो अणुकता मुख्यतः अणुओं की वह संख्या है जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया करने के लिए साथ आते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अणुता के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी है। अणुता क्या होता है, अणुओं की संख्या है जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया करने के लिए साथ आते हैं। तो हमने क्या समझा, अणुता क्या होता है, अणुओं की संख्या होती है जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया करने के लिए साथ आते हैं। उदाहरण लेते हैं हम 2HI का। तो ये जो अभिक्रिया है 2HI किसमें जा रहा है, HI लिख लेते हैं H2 प्लस I2 में। तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो कितने HI भाग ले रहे हैं, 2। अगर हम ध्यान से देखें 2 HI भाग ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया में जो अणुता होगी, आइए लिख लेते हैं अणुकता होगी इस अभिक्रिया में 2 होगी।
तो यही है हमारी अनुक्ता। अणुओं की संख्या तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया करने के लिए 7 आते हैं। तो जो हमारा अनुक्ता होता है ये कभी भी प्रभाज, आई लिख लेते हैं, प्रभाज नहीं, आई लिख लेते हैं, प्रभाज नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें यह पता चला कि जो हमारी अनुक्ता होती है ये प्रभाज नहीं हो सकती। अनुक्ता हमारी शून्य भी नहीं हो सकती, शून्य भी नहीं हो सकती और प्रभाज भी नहीं हो सकती। आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा था, प्रश्न में कहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डैश को कभी भी प्रभाज नहीं किया जा सकता। तो हमारी अनुक्ता है, यह प्रभाज भी नहीं हो सकती, शून्य भी नहीं हो सकती। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अनुक्ता। इस रिक्त स्थान की जगह लिख सकते हैं हम अनुक्ता। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। और यहाँ पे हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।